अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिजिक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 6 की एक्सरसाइज 4E को ही कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 4E जो है वो बेस करती है फार्मूला के सब टॉपिक के ऊपर। फार्मूला के बारे में काफ़ी डिटेल में हम जो प्रीवियस इसकी पार्ट 1 की वीडियो है वहाँ देख चुके हैं कि फार्मूला बेसिकली इक्वेशन से कैसे रिलेट करता है। जैसे अभी आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है कि इक्वेशन है कि k इज इक्वल टू पी प्लस 2q/3। p को आपको फाइंड करना है, k की 7 और q की 9 वैल्यू आपको गिवन है। अब ये सारी बातें कॉन्सेप्चुअली कि आपको इक्वेशन का क्या रिलेशनशिप है फार्मूला के साथ, फार्मूला को हमने सॉल्व कैसे करना है बाय यूजिंग द रूल्स ऑफ इक्वेशन, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। कि वो जो इक्वेशन का रूल था जो हमने 4D और 4C के अंदर देखा था, वो सारा जो फंडामेंटल ऑफ अलजबरा है वो यहाँ अप्लाई होगा। तो मैं बार बार कहता हूँ एक ही बात कि अलजबरा जो है आपका बहुत बेसिक टॉपिक है। आप इसको जब तक अंडरस्टैंड करते रहेंगे, इसकी बातें आपको पता होंगी, तो आप आगे मूव कर सकते हैं। सो अगर तो आपने वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लें, फिर आगे कंटिन्यू करें, ताकि आपको ये क्वेश्चन जितने भी हैं सारे इजीली समझ आ सकें। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि इफ़ k इज इक्वल टू, सोल्यूशन में आके फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो k की इक्वेशन इसको कहें या फॉर्मूला कहें, वो ये कहा गया कि p प्लस 2q और ये होल डिवाइडेड बाय 3 है। ये अगर आपके पास एक इक्वेशन है तो इसमें से जो p लिखा हुआ है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। किसकी? p की। जब आपको k की वैल्यू भी गिवन है और q की वैल्यू भी गिवन है। ये मैंने कॉन्सेप्ट अंदर एक बात कही थी आपको कि हमेशा किसी भी गिवन इक्वेशन में, किसी भी गिवन फार्मूले के अंदर आपको एक चीज़ अननोन होती है, बाकी सब नाउन होती हैं। देखें 1 2 3 वेरिएबल्स हैं, k p एंड q। आपको k जो है वो नाउन है, q नाउन है, जस्ट एक p जो है वो अननाउन है। वैल्यूज पुट करते जाएं तो आंसर आते जाएंगे। 4E की फर्स्ट पार्ट की वीडियो में हम काफ़ी डिटेल में सारा कॉन्सेप्ट देख चुके हैं फर्स्ट 5 क्वेश्चंस के अंदर। सो k की वैल्यू क्या है? 7, तो उसकी जगह 7 लिख लें, ब्रैकेट में लिखें, ताकि आपको वो जो मैंने शुरू में बात कही थी ब्रैकेट वाली, वो आपके माइंड में रहनी चाहिए। ओके, p की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, इसको एज इट इज रहने दें, प्लस 2 इंटू q की वैल्यू क्या है? q की वैल्यू है 9, वो पुट कर लें। अब आपके पास ये सब इस पूरे के डिवाइड में क्या है? 3, उसे एज इट इज लिख दें। ओके, अगेन 7 इज इक्वल टू p, वो तो चेंज नहीं होगा, प्लस 2 9 क्या हो जाएगा? 18। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि डिवाइड बाय 3। अब कॉन्सेप्ट कौन सा? इक्वेशन के रूल वाला। मुझे बताएं ये 3 यहाँ पे हो रहा है डिवाइड, तो वहाँ से क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई। दैट मीन 7 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू p प्लस 18। अब ये काम क्या कर रहे हैं हम? वेरिएबल को सिंगल आउट करने का, वेरिएबल को फाइंड करने का। 7 3 क्या होता है? 21। p प्लस 18 में हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, वाज इट इज रहेगा। अब आपको क्या करना है? p फाइंड करना है। दैट मीन्स ये 18 भी आपको यहाँ नहीं चाहिए, आपको वेरिएबल को सिंगल आउट करना है ना। तो उसका मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ वेरिएबल के साथ ना रहे, कोई नंबर, कोई साइन, कोई भी। तो 21, ये 18 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, दैट वुड बी इक्वल टू p। 21 में से जब 18 जाएंगे सो p की वैल्यू क्या रह जाएगी? 3 इज इक्वल टू p, या p इज इक्वल टू 3, जैसे भी लिखा हो उसका मतलब सेम ही होता है कि आपने p की वैल्यू फाइंड कर ली है। सो बहुत सिंपल है, मैंने काफ़ी डिटेल में एरो वगैरह और जितना भी कॉन्सेप्ट था एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, वो यहाँ बता दिया है क्वेश्चन में काफ़ी ईजी वे में। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे आपको किस चीज़ की वैल्यू को फाइंड करना है। और क्वेश्चन नंबर 7 देखें, इफ़ u इज इक्वल टू पाई इंटू आर प्लस एच। अब पाई के बारे में आप पहले डिटेल में देख चुके हैं कि एक ऐसा सिंबल है जिसको आप मैजिक नंबर बोलते हैं। पाई, इसकी वैल्यू 22/7 होती है, ये लिखी भी हुई है। सो अब यहाँ आप इस कॉन्सेप्ट को तो पहले देख चुके थे प्रीवियस वीडियो के अंदर कि पाई क्या होता है, उसको हम रीड कैसे करते हैं। इसका मैंने पहले ही बताया था कि इसका डिटेल पार्ट यहाँ पे तो नहीं है, इसकी अलग से एक वीडियो बनाई जाएगी कभी कि पाई की वैल्यू क्या है, वो मैं कहीं ना कहीं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आपके लेवल पे आपको इसको सिर्फ ये याद रखना है कि पाई एक मैजिक नंबर है, इसकी ये वैल्यू है 22/7। इसको लिखने का तरीका क्या है, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इसके बारे में सारी बातें प्रीवियस वीडियो में हो भी चुकी हैं। जो डिटेल्ड हैं वो तो अभी आपके लेवल की नहीं है, इसलिए वो भी मैंने की भी नहीं आपके साथ। तो आपको फॉर्मूला यहाँ पे क्या है कि u कोई वेरिएबल है, पाई आपका वो जो नंबर है, इनटू r प्लस h, यानी 3 वेरिएबल्स हैं u, r और h। पाई तो आपको नाउन है ना 22/7। अब इसमें से कहता है u की वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ मिक्स नंबर की फॉर्म में, h की बता रहा हूँ, ये जो r लिखा है इसकी वैल्यू फाइंड करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या होगा कि आपने वैल्यूज़ को पुट करना है। तो ज़रा u जो लिखा हुआ है, इस u की वैल्यू को मिक्स नंबर चेंज करें। ये 2 16 से मल्टीप्लाई हुआ, 16 2s are 32, 32 प्लस 1 33। तो 33/2 u की वैल्यू चेंज करके फ्रैक्शन की फॉर्म में आगे जो हम पुट करेंगे। तो पहली बात आपको ये समझना ज़रूरी है। अब देखें, जब u की जगह यहाँ मैं 33/2 पुट कर लूँगा, जो मैं इसको चेंज करके बता दिया है आपको, इज इक्वल टू पाई की जगह 22/7 कर लूँगा ब्रैकेट के अंदर, इनटू r प्लस h। क्या मुझे r पता है? बिल्कुल नहीं पता। प्लस h की वैल्यू क्या है? h की वैल्यू 2 है। शुरू में ब्रैकेट में लिखें और उसके ऊपर बड़ी ब्रैकेट, ये बाद में ओपन करेंगे तो आपका काम ईजी हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कैसे? आप ज़रा यहाँ पे बात को समझिएगा कि आपका ये 7 यहाँ पे क्या हो रहा है? डिवाइड। तो ऑटोमेटिकली जब वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो दैट मीन्स मैं लिख सकता हूँ 7 मल्टीप्लाई
33/2, यानी ये जो टर्म पहले की लिखी हुई थी उसके साथ जाके ये वाला 7 मल्टीप्लाई हो गया। तो इधर क्या रह गया, इधर रह गया 22 इंटू आर, ये ब्रैकेट ओपन होगी तो प्लस का 2 आ जाएगा क्योंकि बाहर कोई साइन नहीं है। मैंने यहाँ ब्रैकेट क्यों लगाई, अगर ना लगाऊं तब भी बात यही बनती है, लेकिन अगर यहाँ कभी h की वैल्यू -2 आ जाए या कोई ऐसा क्वेश्चन है जहाँ माइनस की वैल्यू हो तो फिर ये प्लस माइनस माइनस होता है। वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाई थी। ओके, अब इसकी कटिंग आप कर सकते हैं तो कर लें। अदर देन दैट क्या होगा कि आपकी ये जो वैल्यूज़ हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब एक और काम पहले यहाँ पे कर लें, ये 22 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ये जब वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो मतलब इन शॉर्ट ये हुआ कि आपकी ये फ्रैक्शन वहाँ जाके ऑपोजिट हो जाएगी, यानी 7 उसके डिवाइड में चला गया 22 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, मल्टीप्लाई का साइन मल्टीप्लाई बाय 33/2। अब यहाँ तक कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर कर लें, फिर अगली बात हम करते हैं। इधर खाली r+2 रह गया। ये सारा कुछ जो मैंने लिखा है इसको एक बार मैं अगेन रिवाइज कर रहा हूँ बिकॉज ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि 33/2 कहाँ से आया, u की वैल्यू को चेंज करने से। 2 16 32, 1 प्लस किया 33/2। ये आपको पता है कि हम कैसे चेंज करते हैं मिक्स नंबर को फ्रैक्शन के अंदर, कर लिया पहली बात। ओके, u की जगह उसकी वैल्यू पुट की, पाए की वैल्यू में बताई भी हुई थी क्वेश्चन में और मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि आपको ये याद रखनी है। वो पुट की, r और h की वैल्यू पुट करने के बाद ये हमारे पास फॉर्म बनी। याद रखें जब भी कोई ऐसी फ्रिक्शन जब उधर जाती है तो वो ऑपोजिट हो जाती है। एक आप डायरेक्ट स्टेप में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको इक्वेशन के रूल के मुताबिक स्टेप बाय स्टेप बताया कि ये 7 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो देखिए मल्टीप्लाई हुआ ना, यहाँ चला के मल्टीप्लाई हुआ, और 22 यहाँ ब्रैकेट थी मतलब मल्टीप्लाई हो रहा था तो वहाँ जाके क्या हुआ, डिवाइड ही हुआ ना। देख लें 7 के डिवीजन में गया है वो, तो दैट मीन्स अब आपके पास क्वेश्चन इस फॉर्म में आ गया। अब देखें जहाँ कटिंग हो सकती है कटिंग कर लें, कटिंग हो रही है कहाँ कहाँ कि 11 2s are 22, 11 3s are 33, 11 से, बाकी कहीं कटिंग नहीं होती तो वो ना करें। अब आपके पास जो नेक्स्ट इसका आंसर आएगा वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये जो आप काम कर चुके हैं इसको आप रेज कर दें, इसको आप यूज़ कर लिया आपने। अब आपके पास ऊपर रह गया 7 मल्टीप्लाई बाय 3 कटिंग होने के बाद, ये वाला 3, नीचे रह गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, सारी कटिंग के बाद, और इधर रह गया r+2। 7 3 कितना होता है 21 डिवाइडेड बाय 2, 2 कितना होता है 4। ये वाला प्लस का 2 जब यहाँ आएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, इधर रह जाएगा r। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा मजीद जो है ना वो सिंप्लीफाई होगा। कैसे, जिसके डिवीजन में कुछ ना हो क्या होता है 1, तो 4 और 1 का एलसीएम क्या आता है, यहाँ साइड पे चेक कर लें कि 4 और 1 का एलसीएम 4 1s are 4, तो इसका एलसीएम 4 ही आएगा। दैट मीन्स मुझे डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए 4 बनाना है। तो ये 21/4 तो ऑलरेडी बना हुआ है, मुझे इसको चेंज करना है। दैट मीन्स 1 मल्टीप्लाई 4, तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4। मुझे बताएं जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो क्या लिखा जा सकता है, वो लिखा जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 21 - 8, तो इट इज़ इक्वल टू r। अब मैं यहाँ पे आपकी ये जो सोल्यूशन आप कर चुके हैं इसको मैं रेस कर रहा हूँ इधर से बिकॉज वो क्वेश्चन आपको नज़र आ जाए दोबारा सारा क्लियरली। तो 21 - 8/4, 21 में से 8 जाएँ कितना बचेगा, 21 में से 8 जाएँ तो आपके पास बचेगा 13/4 इज़ इक्वल टू r। क्या ये r की वैल्यू है, नहीं, 13 अभी डिवाइड हो सकता है। दैट मीन्स 14 4 3s are 12, 1 कैरी, जब इसको होल नंबर में चेंज करेंगे तो आएगा 3 होल 1/4 एंड दैट इज़ द वैल्यू ऑफ r। अगेन ज़रा क्वेश्चन को दोबारा बता दूं कि क्या क्या किया हमने इस क्वेश्चन के अंदर। हमने इस क्वेश्चन में शुरू में u की जगह उसकी वैल्यू को इस मिक्स नंबर को चेंज किया, 33/2 आता है वो पुट किया, r की वैल्यू ये पाए जो था यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको वहाँ लेके गए, उनको ऑपोजिट किया, उसके बाद जो कटिंग डिवीजन मल्टीप्लिकेशन होती है वो करने के बाद एंड पे एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर सेम किए और ये हमारे पास r की वैल्यू आई। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो रहा है। अब चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखें, इफ़ v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gs, अगेन वेरिएबल्स हैं आपके पास, यहाँ पे स्क्वायर भी अब ज़रा ख्याल करना है आपने। फाइंड द वैल्यू ऑफ s व्हेन v इज इक्वल टू 25, u इज इक्वल टू 12 एंड g इज इक्वल टू 10। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप सोल्यूशन पे आएंगे तो आपको क्या करना है, देखें जो आपके पास फार्मूला है जिसको आप इक्वेशन भी कह सकते हैं वो है v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gs। अब जितने भी वेरिएबल्स हैं मैं चेक करें आपके पास बाकी सब वेरिएबल्स की वैल्यू है, जस्ट एक वेरिएबल की वैल्यू नहीं है, और वो कौन सा वेरिएबल है आपके पास s, उसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। सो 1 बाय 1 जिनकी वैल्यूज आपको पता है उनको पुट करते जाएं तो आपके पास आंसर आता जाएगा। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल v की वैल्यू 25 है तो उसकी जगह पुट करें 25, उसका क्या लेना पड़ेगा हमें स्क्वायर, क्योंकि v के ऊपर क्या था स्क्वायर, इक्वल का साइन, u की वैल्यू क्या है 12 तो 12 का स्क्वायर ले लें क्योंकि 12 के ऊपर भी स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में g की वैल्यू क्या है 10 वो भी लिख लें, इंटू s आपके पास नहीं है तो अननोन को आप एज इट इज छोड़ देंगे, उसकी वैल्यू आपको नहीं पुट करनी, आप उसको वेरिएबल की फॉर्म रहने दें, बाकी आप सॉल्व करना शुरू करें। ओके 25 का स्क्वायर मीन्स कि उस नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 25 5s are 25, 2 कैरी, 5 2s are 10 और 2 12, क्रॉस 2 5s are 10, 0 आया, 1 कैरी, 2 2s are 4 और 1 5, दैट मीन्स 5, ये 2 और ये 6,
तो आपके पास जो इसका स्क्वायर आएगा वो आ जाएगा 625। इसी तरह 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो 144, आप क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। ये तरीका इसलिए सिखा दिया कि आपको स्क्वायर का ओपन करने का मेथड आना चाहिए। 12 का स्क्वायर 144 होता है, वो एज इट इज लिख लें। उसके बाद प्लस 2 10s आर, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, तो 2 10s आर 20 और साथ में ये s जो है ये एज इट इज़ रहने दें। अब मैं यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई कोई ब्रैकेट कुछ नहीं लगा रहा, क्यों? क्योंकि आपको ये सीखना है कि जब भी कहीं नंबर और वेरिएबल साथ लिखे हों, 3a लिखा हो या 4x लिखा हो, तो दैट मीन्स कि आपके पास नंबर और वेरिएबल क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। ओके, अब इस बात को अंडरस्टैंड कर चुके हैं आप, तो उसको मैं इसलिए कोई यहाँ पे लिख नहीं रहा है, मैं बार बार चेंज करूँगा ऐसे ताकि आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएं। अब आपको वेरिएबल को अकेला करना है, दैट मीन्स आपको ये 144 नहीं चाहिए तो उधर ले जाएं, तो ये हो जाएगा 624, ये 144 वहाँ जाके माइनस हो गया, 144 इज इक्वल टू 20 और साथ में s। 625 में से 144 माइनस करें, यहीं पे लिख लें 144, बहुत इजी है। 5 में से 4 गया 1 आता है, यहाँ से कैरी लिया, ये 12 बना, 12 में से 4 गए 8, यहाँ 5 रह गया था, 5 में से 4 गए तो 5 में से 1 गए तो 4 आता है। दैट मीन्स 481 इज इक्वल टू 20s। क्या ये वैल्यू है? बिल्कुल भी नहीं। ये जो 20 यहाँ s के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, या ये क्या हो जाएगा 481 से डिवाइड, सो 481/20 इज इक्वल टू s। कटिंग हो सकती है जी, बिल्कुल। आप इसकी डिवीजन करके होल इसको ले आएंगे मिक्स नंबर में, सो 421 डिवाइडेड बाई 20, 481 सॉरी 481 डिवाइडेड बाई 20, 22s आर 40, 8 आ जाएगा, 1 नीचे उतरा, 24s आर 80 और क्या आ जाएगा रिमाइंडर 1। तो दैट मीन जब इसको आप चेंज करेंगे तो आपका आंसर आएगा 24 होल 1/20 इज इक्वल टू s एंड दैट इज़ द वैल्यू यू वर रिक्वायर्ड। यही आपसे रिक्वायर्ड भी थी कि आपको ये फाइंड करना है कि s की वैल्यू क्या है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। बस जो चीज़ें हैं वो याद रखनी है आपने कि क्वेश्चन में वैल्यू पुट करते हुए कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा गया। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ a बाय बी माइनस डी इज इक्वल टू 2c बाय बी, यानी जब आप सोल्यूशन में आएंगे तो आपके पास आपको क्या याद रखना है कि वेरिएबल्स की वैल्यू कहाँ आपको पता है और कौन सी आपको फाइंड करनी है। देखिए सबसे पहले तो आपको इक्वेशन क्या है, जिसको आप फॉर्मूला भी कह सकते हैं, a बाय बी माइनस डी इज इक्वल टू 2c बाय बी। अब इनमें से a b c d 4 तरह के वेरिएबल्स हैं, जिनमें से 3 आपको पता है, a पता है, b पता है और d पता है। c की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सो जो वैल्यूज़ पता है वो पुट करते जाएं। देखिए जब a की जगह आप 3 पुट करेंगे, सो ब्रैकेट में लिखें फर्स्ट ऑफ ऑल, ताकि डिवीजन की कोई मिस्टेक हो ऐसी ना हो जाए आपसे साइन की। और b की वैल्यू 4 है, उसको ब्रैकेट में लिख लें, माइनस ये वाला फार्मूले का। अब d की वैल्यू क्या है, -5, इसलिए मैं कहा करता हूँ ब्रैकेट बहुत ज़रूरी है वैल्यू के लिए। अब आप कंफ्यूज होते हैं कि ये माइनस कहाँ है, और अब आपको पता है कि d की वैल्यू अंदर है ब्रैकेट के, ये माइनस जो है ये फार्मूले का माइनस है, इज इक्वल टू 2c एज इट इज़, बिकॉज वैल्यू नहीं पता। b की जगह b की वैल्यू 4, वो आप ब्रैकेट में लिख लें। अब आपके पास जहाँ कटिंग हो सकती है वहाँ कटिंग करें, कहाँ होती है 2 1s आर 2 2s आर। बाकी तो यहाँ आपके पास ये पता है कि आप जब इसको ओपन करेंगे तो आपके पास 3, मतलब ब्रैकेट जब ओपन हो जाएगी 3/4 माइनस माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू c/2, क्योंकि ऊपर साथ 1 लिखा था, हम वेरिएबल के साथ 1 लिखा नहीं करते। अभी आपने अगर समझने के तौर पे लिखना है तो बेशक लिख लें, मैं नेक्स्ट स्टेप में इसको नहीं लिखूंगा। 1c/2 दैट मीन्स c का कोफिशिएंट 1 है, जिसके डिवाइड में कोई ना हो, कौन है 1। तो अब क्या करेंगे, 1 और 4 का एलसीएम क्या आता है, 1 और 4 का एलसीएम 4 ही आता है। दैट मीन्स ये तो 3/4 है मेरे पास, मुझे इसको 4 बनाना है, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो ऊपर नंबर लिखा है उसको भी 4 से करना पड़ेगा, और इधर ये c/2, जैसे मैंने बताया था कोफिशिएंट 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, उसे एक बार लिख लें। क्या हुआ डिनोमिनेटर 4, ये ऊपर 3 था एज इट इज़, प्लस ये 5 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5 4s आर 20, इधर रह गया c/2। 20 प्लस 3 कितना होता है, 23/4 इज इक्वल टू c/2। अब वो क्या करना है, अब c को सिंगल आउट, दैट मीन जो c का ये वाला 2 यहाँ हो रहा था डिवाइड, वहाँ जाकर 23 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो आप लिख सकते हैं 23 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू c। 23 2s आर, या सिंपल कटिंग भी करके आप उस तरह उस फॉर्म में लिख लें कि 2 1s आर, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन है, 2 1s आर 2 2s आर 4, 23/2 बचा। अब बताएं जब 23 2 से डिवाइड होगा, सो 2 1s आर 2, 3 आएगा, 2 1s आर 2, आपके पास 1 आ जाएगा। दैट मीन जो c की वैल्यू आएगी वो आएगी 11 होल 1/2 इज इक्वल टू c, और यही आपको सॉल्व भी करना था, c की वैल्यू आपको चाहिए थी। तो वो सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट आपको जो मैनेज करना है वो एक तो वैल्यूज पुट करते हुए ख्याल करना है कि आप जो a और b की और c जो भी वेरिएबल है उनकी वैल्यू पुट करते हुए ब्रैकेट लगाएं, साइन की मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो भी है वो अपने माइंड में रखें, और सिमिलरली आपको ये बताओ कि आप किस चीज़ को कैसे सॉल्व करने जा रहे हैं। मतलब आपको वो जो इक्वेशन के रूल्स हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड, जो उसको चेंज करना, एलसीएम लेना, वो सब बेसिक मैथ अगर क्लियर है तो फिर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाते हैं आपके लिए। चेक करें क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा गया।
क्वेश्चन नंबर 10 है कि इफ़ ए 1/a माइनस 1/b इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/d, यानी सारा जो क्वेश्चन है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, अब डिवीजन में। तो कहता है अब c की वैल्यू जो डिवाइड में लिखी हुई है इसकी वैल्यू फाइंड करें जब आपके पास वैल्यू भी सारी फ्रैक्शंस के अंदर है, यानी a की वैल्यू 1/2 है, b की वैल्यू 1/4 है और d की वैल्यू तो -1/5 है। तो अब इसके सोल्यूशन में आएंगे अब आप, तो अब आपके पास यहाँ कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्या करना है कि इस 1/a को लिखते हुए, मतलब जब आप इसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आपका फार्मूला है उसको एज इट इज लिख लें, ये 1 है, 1/a माइनस 1/b इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/d, ये आपका एग्जैक्ट लिखा गया। अब आपको चेंज क्या करना है, यहाँ पे a b c d की वैल्यूज पुट करनी है। अब a की वैल्यू, यहाँ आपका एक कॉन्सेप्ट है, मैं समझना चाहता हूँ समझाना आपको, ये 1 इसके होल डिवाइड में ये जो 1/2 है इसको आप यूँ लिखें, ये सिंपल सी डिवीजन के अंदर, मतलब ये हुआ कि आपकी जो ये नंबर है 1 इसकी डिवीजन में एक फ्रैक्शन है। अब ये फ्रैक्शन क्या रोल प्ले करती है या उसका रूल क्या होता है मैं सिखाता हूँ अभी आपको। b की वैल्यू 1/4 तो वो एज इट इज़ लिख लें, इज इक्वल टू 1/c, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी, प्लस 1/d, d के डिवाइड में क्या आ जाएगा -1/5। आप चाहें तो इन सब को ब्रैकेट में लिखें ताकि आपको पता हो कि ये हम उस वेरिएबल की वैल्यू पुट कर रहे हैं, जैसे मैं अक्सर कहा करता हूँ। अब आप यहाँ पे एक रूल सीखें, अगर कहीं भी किसी वेरिएबल, ये a वेरिएबल है, इस वेरिएबल के डिवाइड में एक फ्रैक्शन आ जाए b/d, इसका रूल ये कहता है, एक शॉर्टकट रूल जिसे हम कह सकते हैं, वो ये कहता है कि जो यहाँ डिवाइड की टर्म होती है इसको ऊपर वाले वेरिएबल से जाके मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो आपका आंसर आएगा वो बिल्कुल ठीक आएगा। मतलब वो कहता है अगर ये जो a था इसके साथ ये जो इस डिवीजन का d है ये ला के मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ पे ये जो b रह जाएगा ये आपका, मतलब ये इस तरह की फॉर्म बनती है कि नंबर के डिवाइड में अगर फ्रैक्शन हो तो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ऊपर जाके उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाया करता है और डिवाइड में ये b रह जाता है। इसी को मैं एक और एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अगर कहीं लिखा होता 2 डिवाइडेड बाय 3/4, अब रूल ये कहता है कि ये वाला 4 जाके इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो 4 2s क्या हो जाएगा 8 डिवाइड बाय ये जो 3 है ये डिवीजन में आ जाएगा। सो ये वो रूल है बेसिक, एक की पॉइंट में आप कहीं लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। ये अलजबरा की डिफरेंट चीज़ है, मैंने शुरू में कहा था कि ये इतना एक डीप टॉपिक है, इसके बारे में की पॉइंट्स आते रहेंगे, आपको ये बातें याद रखनी पड़ेंगी बार बार कि आपको ये याद रखना है। अब ये ऐसा होता कैसे है, इसकी अगर डिटेल्स बात समझनी हो तो इसी चीज़ को अगर मैं जो 2/3 वाला लिखा हुआ है इसको अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो आपको याद है मैंने एक बात बताई थी कि जब भी आप किसी फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करें और डिवाइड ना हो रही हो तो आप क्या तरीका, मतलब 2 है ना, ये बेसिकली इसको एक और मेथड के थ्रू मैं लिखूँ अगर तो मैं लिख सकता हूँ 2, यानी ये वाला 2 ये डिवाइड हो रहा है किसके साथ 3/4 के साथ, ऐसा ही है। ओके, मैंने क्या सिखाया था कि जब भी आपके पास ये डिवीजन जो है मल्टीप्लिकेशन यानी रेसिप्रोकल के अंदर चेंज होती है, जितने प्रीवियस वीडियोस हैं वहाँ पे हम ये बात काफ़ी डिटेल में कर चुके हैं रेसिप्रोकल वाली, कि जब ये नंबर फ्रैक्शन से या फ्रैक्शन से डिवाइड हो तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लिया करते हैं। मतलब मैं लिख सकता हूँ 2 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो 3/4 क्या हो जाएगा 4/3। रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट याद है आपको। अब जिसके डिवाइड में कुछ ना हो 1 होता है, 2 4 से मल्टीप्लाई हुआ 2 4s 8, 3 1 से मल्टीप्लाई हुआ 3, तो क्या देखें दोनों आंसर सेम है या नहीं। तो मतलब ये हुआ कि ये वाला जो लॉन्ग टर्म मेथड था हमारा उसका हमने एक शॉर्टकट मेथड सीख लिया। सो अब ये सब कुछ सीखने के बाद अब अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस आ जाएं कि आपको क्या करना है कि जो नंबर की डिवीजन में होता है, यानी यहाँ पे अगर मैं उस रूल को अप्लाई करूँ सो ये वाला 2 जाके इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिमिलरली ये वाला 4 जाके इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला 5 जाके इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो मेरी फ्रैक्शन क्या बनेगी 2 1s 2 और डिवाइड में ये वाला 1 जो भी रूल समझाया, माइनस 4 1s 4 और डिवाइड में ये वाला 1 जो भी मैंने बात बताई थी आपको, इज इक्वल टू 1/c। अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है, ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, ये साइन की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और 5 जाके 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5 इस सब के डिवाइड में क्या है 1। अब डिवीजन में 1 लिखते नहीं है लेकिन मैंने जस्ट आपको वो रूल क्योंकि अभी अभी आपने देखा है तो वो समझाने के लिए लिख दिया है। तो दैट मीन्स आपका ये लिखा हुआ कुछ ऐसा है 2 - 4 क्योंकि डिवाइड में तो 1 मैटर नहीं करता, इज इक्वल टू 1/c - 5। ठीक है, ये आपका वो रूल अप्लाई होने के बाद ये टर्म बनती है। प्लस माइनस 4 में से 2 जाएँ तो 2 बचता है, साइन बड़ी टर्म का आता है, ये माइनस का 5 जब वहाँ जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/c। यानी मैंने एक ही स्टेप में इनका सॉल्व भी किया और इसकी मूवमेंट भी कर दी। प्लस माइनस 5 में से 2 जाएँ तो प्लस का 3 रहता है, इज इक्वल टू c।
अब यहाँ पे फिर दो मेथड अप्लाई हो सकते हैं। एक ये कि आपको सी की वैल्यू चाहिए, ये 1/c है, याद रखें कभी भी 1/, उसने कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, कभी भी c 1/c के इक्वल नहीं होता। ये बात मैं काफ़ी डिटेल में कर चुका हूँ इससे पहले भी कि 1/3 3 के इक्वल नहीं होता, 3/1 3 के इक्वल होता है। तो चीज़ें अगर वो रिलेट करते हैं यार आपको बात इसका समझ आ जाएगी मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। तो मुझे c को ऊपर लेके आना है, ये डिवीजन के अंदर है, ये सही नहीं है यहाँ पे। तो दो मेथड हैं, एक तो ये कि इस c को जाके वहाँ 3 से मल्टीप्लाई करें जो रूल कहता है इक्वेशन का। तो जब ये c यहाँ हो रहा है डिवाइड, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना 3 × c इज इक्वल टू 1। और 3 × c होने के बाद क्या मुझे ये 3 चाहिए यहाँ पे? नहीं, मुझे अब ये c को अकेला करना, तो ये वहाँ जाके डिवाइड कर दें। दैट मीन जो मेरी c की वैल्यू आएगी ये 1/3 आएगी। तो एक तरह से मैंने क्या किया है, c और 3 की जगह चेंज किया है, इसको कहते हैं इंटरचेंजिंग। ये भी एक रूल है, लेकिन अभी आपके लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए मैंने आपको स्टेप वाइज समझा दिया कि इक्वेशन के रूल के मुताबिक यहाँ पे क्या वैल्यू आती है। ये सिंपल है, इसलिए सेकंड मेथड जो है उसमें आप ये करते हैं रेसिप्रोकल ले लेते हैं, वो फिर आपका डिफिकल्ट हो जाएगा कि c को ऊपर ले गए 3 को नीचे ले आए। ये आपके लिए आसान था, इसलिए मैंने ये समझा दिया। सो यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है आपका, जिसमें आपको c की वैल्यू चाहिए थी और आपने काफ़ी एक न्यू चीज़ भी यहाँ पे सीखी कि शॉर्टकट मेथड क्या है अगर आपके पास नंबर के डिवीजन में फ्रैक्शन आ जाए। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 देखें। अगेन आपके पास एक इक्वेशन है जिसको आप फार्मूला भी कह सकते हैं कि इफ़ कैपिटल N इज इक्वल टू m/x प्लस q, ये इक्वेशन है। कहता है इसमें जो q लिखा हुआ है इसकी वैल्यू निकालें। अब देखें शुरू के क्वेश्चन बहुत इजी थे कि जो यहाँ साइड पे लिखा हुआ है उसी की वैल्यू होती थी, सिर्फ हमने खाली वैल्यू करनी थी पुट और आप आंसर आ जाता था आपके पास। यहाँ क्या है कि वेरिएबल जो यहाँ अंदर लिखे हुए हैं क्वेश्चन के उनकी वैल्यू फाइंड करनी है, बाकी सब आपको दे दिया है। n आपको वैल्यू दी हुई है, n की वैल्यू क्या है 1/4/5, तो यहाँ जरा पुट करें ना n की जगह 1/4/5 इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या है ये लिखी हुई है, m की वैल्यू है 9 डिवाइड में x की वैल्यू क्या है 2, चाहे तो ब्रैकेट में लिखते जाएं, वो आपकी अपनी चॉइस पे होता है, लेकिन आपको लिखना इसलिए कि आपको बाद में ये बातें ताकि वो जब इक्वेशन नेगेटिव कोई साइन आ जाए किसी वैल्यू का तो वो आप कंफ्यूज ना हो। और ये q एज इट इज़, अब देखें सारी वैल्यूज पुट हो गई, ये आपके पास q आ गया। ओके, अब आपने क्या करना है इसके बाद, ये ज़रा अगर चाहें तो इसको रेज करके अगेन लिख लें, वो जस्ट ये था, ये q आ गया आपके पास। अब आपको इसको मिक्स नंबर को चेंज करना होता है, 5 1s are 5, 5 + 4 9/5, ये आपको पता है इस बात का कि आप ऐसे ही इसकी वैल्यू को फाइंड किया करते हैं। ओके, अब आपने क्या करना है 9/5 मिक्स नंबर को चेंज करने के बाद 9 / 2 प्लस क्यू, ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने सिंपली, इस मतलब जो वो स्टेप है जिसे मैंने कुछ भी न्यू नहीं किया, जस्ट एक तो मिक्स नंबर को चेंज किया और आपको यहाँ पे चेंज करके उसको दिखा दिया। अब यहाँ समझाना क्या चाहता हूँ आपको कि ये 9 जो ऊपर लिखा हुआ है, अब यहाँ पे दो काम हो सकते हैं। एक ये कि इस 9 को यहाँ ले आएँ और इस 2 को, मतलब यही तरीका जो आप करते रहे इससे पहले एक्सरसाइज 4D के अंदर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जब भी वेरिएबल डिवीजन में आए तो मैंने क्या बताया, इसको आप वहाँ ले जाएँ, इस नंबर को वहाँ ले जाएं, इससे क्वेश्चन के अंदर से ये डिनोमिनेटर खत्म ही हो जाएगा, तो क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा कि ये 2 + q डिवाइड हो रहा था तो यहाँ जाके 9 से मल्टीप्लाई हो गया, पूरी की पूरी टर्म 2 + q, ठीक है, इस बात की समझ आ गई। इज इक्वल टू ये 5 यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके 9 से मल्टीप्लाई हो गया, तो दैट मीन्स ये जो आपका स्टेप है इसमें ये हो जाएगा, अब क्या होनी है एक्सपेंशन, यानी 9 2s are 18। अब तो आपका काम एक्सरसाइज चलता आ रहा है 4C से, 9 2 से मल्टीप्लाई हुआ 18, 9 q से हुआ 9q इज इक्वल टू 9 5s are 45। जब वेरिएबल फाइंड करना है तो दैट मीन जो 7 नंबर लिखा हुआ आपको नहीं चाहिए, ये 45 है, ये प्लस का 18 वहाँ जाके माइनस का 18 हो जाएगा। अब मुझे बताएं 9 और 7 में q इज इक्वल टू 45 में से 18 जाए तो क्या आता है, 45 में से 18 जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपके पास 45 में से 10 जाए तो 35, 35 में से 8 जाए तो 27, तो दैट मीन्स 9q इज इक्वल टू 27। क्या आपके पास आपको 9q की वैल्यू चाहिए थी? नहीं, आपको ये 9 भी नहीं चाहिए, दैट मीन्स इसको वहाँ डिवाइड कर दें तो q जो आपको वेरिएबल जिसकी वैल्यू चाहिए वो आती है 27 डिवाइड बाई 9, 9 1s are 9 3s are, तो दैट मीन्स जो आपको वेरिएबल है q वो किसके इक्वल आ गया 3, और यहीं आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। सो अगेन देयर कैन बी डिफरेंट मेथड्स टू अप्लाई, स्पेशली इस स्टेप के बाद कि आप किसको कहाँ लेके जाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन असल काम वो है जो आपको ईजी लगे, जिसमें आपका स्टेप्स ऐसे हों जो आपको समझ आ रहे हों, आपको बात जो कॉन्सेप्ट वाइज चल रही है वही चलती जाए ताकि आपको बात की समझ आ जाए। सो नेक्स्ट पार्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आपसे क्या चीज़ पूछी गई है। और क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो भी ऐसा ही है कि c इज इक्वल टू a/b माइनस d माइनस e ओवर f माइनस d, मतलब आपके पास अगेन फ्रैक्शंस हैं। यहाँ अच्छी बात सिर्फ एक ये है कि आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है, लेकिन अब आपको इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि आपको f की वैल्यू फाइंड करनी है जो यहाँ लिखी हुई है, मतलब पूरे सोल्यूशन के अंदर से आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन क्या है, c इज इक्वल टू a/b माइनस d माइनस e
ओवर एफ माइनस डी। अब देखें यहाँ कितने ज़्यादा वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, लेकिन आपकी कन्फ्यूजन इसमें कुछ भी नहीं है। आपको जस्ट एफ की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ, ये लिखा हुआ है। बाकी सबको पुट करते हैं। मुझे बताएं सी किसके इक्वल है, सी इक्वल है -6 के, उसकी वैल्यू पुट कर दें। -6 इज इक्वल टू, ब्रैकेट में चलें करें ताकि आपको पता हो कि वेरिएबल की वैल्यू पुट हो रही है। ए की वैल्यू क्या है 3 लिख लें, डिवाइड बाय बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू लिखी हुई है 4, वो भी लिख लें। ओके ये इक्वल का साइन है, ठीक है, इसको आपने मिक्सअप नहीं करना किसी और साइन के साथ। माइनस डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू -5 है। अब ब्रैकेट देखें काम आ रही है ना, वो मिक्सअप नहीं हो रहा। माइनस ये फार्मूले का माइनस, ई की वैल्यू 2 ब्रैकेट में लिखें, डिवाइड बाय एफ, एफ आपको फाइंड करना है, माइनस डी की वैल्यू अगेन -5। सो यहाँ ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आपको समझ आता है कि क्यों मैं कहता होता हूँ कि ब्रैकेट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो -6 एज इट इज़ इक्वल टू 3/4, ब्रैकेट्स ओपन हो रही हैं। अब ये माइनस एज इट इज़ -5, ठीक है, ब्रैकेट ओपन होने के बाद ये -2। अब ये आपका न्यूमरेटर है इस एक्सप्रेशन का, ये माइनस जो फार्मूले का, इस पर नहीं हम अभी बात कर रहे। ये एफ और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 5। दैट मीन्स यहाँ तक आपकी क्वेश्चन में अभी तक ब्रैकेट सॉल्व हुई हैं, आपने ब्रैकेट्स ओपन करके लिखी और जस्ट आप उस सोल्यूशन को देखते जा रहे हैं। अब आप देखें यहाँ पे आपके पास 2 से 3 बातें हो सकती हैं। एक तो ये कि आप इस एक्सप्रेशन को उठा के वहाँ ले जाएं, या इसको वहाँ तक कि आपके पास एक अरेंजमेंट बन जाए। मैं यहाँ पे एक ऐसा स्टेप करूँगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है और बड़ा सिंपल हो जाएगा उससे काम। मैं ये वाली पूरी टर्म जो है ना, ये उठा के वहाँ लेके जा रहा हूँ। उससे ये है कि ये नेगेटिव टर्म प्लस की हो जाएगी, और फिर इस 6 वाली टर्म को मैं उठा के इधर लेगा। देखिए कैसे, मतलब यहाँ पे जब इक्वल टू के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे ये वाली टर्म पूरी की पूरी जाएगी। पहले तो मुझे बताएं ना -5 -2, चले मैं आपके आसानी के लिए लिख भी लेता हूँ दोबारा पूरी की पूरी टर्म, -5 -2 और डिवाइड में f + 5। ये यहाँ पे माइनस हो रहा था राइट साइड पे, जब ये उठ के वहाँ गया तो क्या हो गया, प्लस, इज इक्वल टू, यहाँ पे 3/4 था आपकी फ्रैक्शन जो थी, और यहाँ पे आपका ये -6 वहाँ लगे क्या हो जाएगा, प्लस का 6। अब देखें सारे क्वेश्चन आपके प्रॉपर एक अरेंजमेंट के अंदर आ गए। आपको वैल्यू समझ आनी चाहिए कि कैसे इसको मैंने किया। अब माइनस माइनस प्लस होता है, 5 और 2 7 हो जाएगा। साइन किसका आएगा, बड़ी टर्म। इसके डिवाइड में ये जो फ्रैक्शन एक्सप्रेशन लिखी हुई है ये एज इट इज़ है, 5 + f इज इक्वल टू, जहाँ आपने फ्रैक्शन को नंबर में कहीं ऐड करना हो क्या तरीका होता है, आप एलसीएम लेकर डिनोमिनेटर सेम करते हैं। 4 और 1 का एलसीएम बिल्कुल बेसिक बात है, पता है 4 ही होता है, तो 3/4 प्लस इसको 4 कैसे बना सकता हूँ, 1 को 4 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा। दैट मीन्स जो मेरी एक्सप्रेशन है वो -7/f + 5। आपको याद रखना है कि स्टेप कौन सा है, ठीक है। ये आपका इस स्टेप के बाद, मतलब लेट सपोज ये आपका फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ये लिखवा इसलिए रहा हूँ कि आपकी जो है मिक्स अप ना हो जाए चीज़ें। ये फोर्थ स्टेप है, ये फिफ्थ है, और ये आपका सिक्स्थ स्टेप है जो अभी लिख रहा हूँ मैं। ओके, ये आपके पास इज इक्वल टू, इनका एलसीएम सेम आ गया 3 4, और ये 3 + 6 4 = 24। इसको आप लिख सकते हैं 24 + 3 27/4। ये यहीं पे इसलिए कर दिया है ताकि आपका नेक्स्ट स्टेप लिखना आसान हो जाए। अब मुझे बताएं ये -7 और f + 5 इज इक्वल टू 27/4। मुझे ये f + 5 यहाँ नहीं चाहिए, बल्कि इसको मैं अगर ये जो एडिशन मैंने की है इसको करने के बाद अगर मैं यहाँ से हटा के डायरेक्ट खाली ये 27 + 4 ही लिखूँ, मतलब मैंने आप समझे पूरा आपको स्टेप बता दिया था ना, तो 27/4 आता है। अब मुझे इस f + 5 को अरेंज कैसे करना है, स्पेस कम है इसलिए मैंने ये किया जो स्टेप अभी किया, रेस इसलिए किया। तो आपको पता है कि ये सॉल्व करने के बाद यही आएगा। मुझे ये f + 5 वहाँ लेके जाना है और ये 4 वहाँ लेके जाना है। सो यहाँ आपके पास जो 7 स्टेप बनेगा आपका जो नेक्स्ट स्टेप है, ये इसलिए लिख रहा हूँ कि कन्फ्यूजन ना हो। -7 × 4 इज इक्वल टू 27 लिखा हुआ था, ये यहाँ से चला गया f + 5। अब जब इसको अरेंज करेंगे, अब मैं नेक्स्ट स्टेप जो है ये -7 4 = 28, और 27 f से मल्टीप्लाई हुआ 27f + 27 5 जार कितना होता है, उसके लिए पहले आप इधर से ये सारा जो है ये रेस कर लें, बिकॉज ये आप लिख चुके हैं, देख चुके हैं। अब आपको जो सोल्यूशन है वो मैं वहाँ लिखूंगा जो इसका 8 स्टेप बनता है। पहले तो आप 27 5 जार देख लें, 27 5 जार, 5 7 = 35, 5 आया 3 कैरी, 5 2 = 10 और 3 13, दैट मीन्स 135। अब इस एक्सप्रेशन को आप वहाँ लिखें यहाँ पे, इसलिए कि आपको ये बात समझ आ जाए। मतलब अगेन लिख रहा हूँ, -28 इज इक्वल टू 27f + 135। अब अगेन आपको इस वेरिएबल को फाइंड करना है ना, सो ये 135 आपको नहीं चाहिए, तो इसको वहाँ ले जाएं, -28 - 135, इधर अब आपका रह गया 27 और साथ में क्या रह गया f। माइनस माइनस प्लस होता है, 135 में 28 ऐड करें, 135 और 28, 5 और 8 13, 3 आएगा,
1 कैरी यहाँ पे अगर चाहें तो रफ वर्क में साइड पे ऐड कर सकते हैं, बाद में आप रेस कर दीजिएगा, ये इसलिए कि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। बाकी शॉर्टकट तरीका था लेकिन वो आपको समझ ना आता। 5 और 8 13, 3 आया 1 कैरी, 3 2 5 और 1 6 और ये 163। अब आप इसको रेस कर दें, 163 आपको इनको ऐड करने से आया है तो दैट मीन्स 163, ठीक है, इज इक्वल टू, और साइन किसका आएगा, बड़ी टर्म का माइनस का, 27 और साथ में f। क्या ये वैल्यू है? नहीं, अभी आपको f को और सिंगल आउट करना है, दैट मीन्स 27 भी वहाँ चला जाएगा, सो ये वैल्यू आ जाएगी -163/27 इज इक्वल टू f। क्या सोल्यूशन आ सकता है? क्या मल्टीप्लिकेशन होती है यहाँ पे डिवीजन? आप सिंपली उसको चेक कर लें, आपकी 27 की कटिंग देखें, आई थिंक 3 से हो सकती है, या आप सिंपली इसको, इसकी 3 से कटिंग हो जाएगी, 3 5 ज़ार नहीं 3 से नहीं, तो फिर सिंपली क्या आपके पास ऑप्शन बचता है कि आप 163 को 27 से क्या करें, डिवाइड कर लें। तो मुझे बताएं 27 कितने ज़ार 163 होगा, 27 को 6 से मल्टीप्लाई करें, चेक करें ज़रा, 27 6 ज़ार 7 6 ज़ार 42, 2 आया 4 कैरी, 6 2 ज़ार 12 और 4 16, 162 इसके करीब करीब है, दैट मीन्स मैं लिख सकता हूँ 27 6 ज़ार 162। आपके पास कितना बचेगा, 1 रिमाइंडर, तो इसको आप रेस कर दें जो आपने काम किया। अब जो आपके पास ये होल नंबर में आंसर आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं कि ये माइनस का साइन एज इट इज़ 6, ये वाला होल 1/27 इज़ योर वैल्यू ऑफ f, और यही आपको चाहिए भी थी, जिसके लिए स्टार्ट से आपने इतना लेंथी काम किया। 3 स्टेप में ये हुआ है बेसिकली, 3 मतलब है कि 3 दफ़ा इसको लिखना पड़ा, यहाँ भी फिर यहाँ फिर यहाँ, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन दैट डजेंट मीन कि क्वेश्चन मुश्किल है। आपको अगर वो रूल्स याद हैं, आपको ये पता है कि आपको चीज़ों को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट कहाँ पे करना है, स्पेशली ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको डिटेल में, आई थिंक इस क्वेश्चन को करने के बाद कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको रह गया हो इस फार्मूला वाले जो आपका टॉपिक है, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी बेस कवर ना हुई हो। ये क्वेश्चन में तो अभी भी कुछ एक्सरसाइजेस में क्वेश्चन हैं जो रहते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड कर दूंगा, लेकिन जो आपका कॉन्सेप्ट है फार्मूला का वो कंप्लीट है, बिकॉज आपने यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ को देखा, फ्रैक्शन को देखा, आपने वैल्यूज़ को पुट करने से क्या डिफरेंस चीज़ें आती हैं चीज़ों की, कैसे आप उनको एडिशन सब्ट्रैक्शन में चेंज करते हो, डिवीजन का क्या रोल प्ले होता है, वो सब बातें आपने काफ़ी डिटेल में यहाँ पे देख ली हैं। सो आई होप जो आपका कॉन्सेप्ट है 4E का जो चला था हमारी पार्ट 1 की वीडियो जिसमें आपने कॉन्सेप्चुअली पहले देखा था, आपको समझ आ चुका होगा। अगर स्टिल कोई बात आपको जो है वो समझ ना आ रही हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि आप कंसल्ट कर लें, वो जो 4E की फर्स्ट पार्ट की वीडियो है, वहाँ काफ़ी डिटेल में कॉन्सेप्ट है। अगर स्टिल कोई बात ऐसी हो जो आप चाहें तो वो मेंशन ज़रूर कर सकते हैं कमेंट में। अदर देन दैट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।